हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शैलेंद्र। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं लेकर के आ रहा हूं संजीवनी सीरीज में स्पेशल DSSP के स्पेशल क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत, और उससे भी पहले आप लोगों के लिए होली के पावन पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल के अंदर आने वाली होली और उसके बाद में आने वाली दीपावली तक आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बने, ऐसी शुभकामनाएं मेरी रहेगी। अगले नेक्स्ट त्योहार पे आप लोग अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर के अपने घर पे जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए रहेगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन सेशन के साथ में, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं, कंटिन्यूसली चलते जाएंगे जब तक आप लोगों को आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। आप भी कंटिन्यू रहे, हम भी कंटिन्यू रहे। एक बात याद रखिएगा, पर्व मनाए, त्योहार पूरी तरीके से मनाए, पर लास्ट आपके सामने एक नजर और होनी चाहिए कि आपका एग्जाम आपके सामने है। तो यहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन है, आप लोगों को भी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। तो आज का पहला क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के लिए। द मेन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मेन कॉज क्या रहेगा? बेसिक क्वेश्चन रखा गया है। पहला क्वेश्चन, धमाकेदार आंसर रखना सभी को। क्वेश्चन क्लासेस का उद्देश्य संजीवनी का सिर्फ ये होता है कि अपन को नेगेटिव को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव को आगे बढ़ाना है। तो अपने आप को एवेल्यूशन करना बहुत जरूरी होता है। फटाफट से आंसर को देना शुरू कर दें सभी बच्चे। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। देखो यहां पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट आंसर अपन यहां पर विद रेशनल रख लेते हैं। जब भी आप लोगों से GABS के बारे में पूछा जाए, आप लोगों से GABS के बारे में पूछा जाए, मतलब ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों को 3-4 बीमारियों के बारे में याद रखना है। पहली बीमारी एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का मेन कॉज होता है GABS। दूसरे नंबर पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दूसरे नंबर पर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका भी कॉज क्या होता है? GABS होता है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को RST रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसका भी कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। स्कारलेट फीवर, इसका भी कॉज स्कारलेट फीवर, इसका भी कॉज क्या होता है? आपके सामने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो आपको कुछ बातों को याद रखना है कि GABS कॉज मेनली बेसिकली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने एक जगह पे लिखे हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट को, क्या हुआ है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। या किसी पेशेंट को अलग बात करें, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को बात करें अपर डेंटल कैरीज हुई है, किसी प्रकार का कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है, तो उसके अंदर भी पेशेंट को किसके चांसेस ज्यादा रहेंगे? RHD के ज्यादा चांसेस रहेंगे, एंडोकार्डाइटिस के ज्यादा चांसेस रहेंगे। संग में बात करने की कोशिश करें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये रिस्क फैक्टर होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करने की कोशिश करें, जिनके अंदर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर बात करने की कोशिश करें, तो यहां पर आपके पास में पता होना चाहिए कि बेसिकली रिस्क फैक्टर कंफर्म कर लिया अपन ने। अब क्लासिकल साइन आपको पता होना चाहिए, कोला कलर का यूरिन। क्या होना चाहिए? कोला कलर का यूरिन अगर पेशेंट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब RBC फर्टिन जो RBC होती है वो रप्चर होकर के यूरिन में लीक हो रही है, जिसके कारण से कोका कलर का यूरिन हो रहा है। और ये क्लासिकल साइन डिफरेंशिएट करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। और जब आप इसका ASO टाइटर करवाएंगे तो उसका पॉजिटिव आएगा। ASO टाइटर क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो यहां पर भी कंफर्म करेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। एक और क्वेश्चन आपके पास में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से संबंधित बनता है, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। सभी बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर एक अगर ऑप्शन में आए आप लोगों को, तो उसके ऊपर वेटेज नहीं रखते हैं, अदर ऑप्शंस पे जाने की कोशिश करते हैं। पर आपको एक ऑप्शन अगर मिले पेपर में, तो उस ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा, और वो है आपके पास में वाइटल साइन को मॉनिटर करना। वाइटल साइन को मॉनिटर करना। आप लोग खुद सोचेंगे ये प्रियोरिटी पे कहां से आ गया सर? बिल्कुल, तो याद रखिएगा वाइटल साइन के अंदर भी बात करने की कोशिश करूं तो बेसिकली कौन सा वाइटल साइन, तो आपको याद रखना है कि यहां पर पहले नंबर पर रहेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में तो आपको पता है, टेम्परेचर क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्लोजली मॉनिटर करना ही करना है। बेसिकली दूसरे की बात करने की कोशिश करूं कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट हो तो उसके अंदर BP को क्लोजली मॉनिटर
किया जाता है, किसको, बीपी को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। बीपी को कंट्रोल करना, बीपी को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। कारण मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट के अंदर अपन लोग क्या क्लोजली मॉनिटर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर। देखो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। आजकल के कलयुग के अंदर सबसे बड़ी महामारी की बात करने की कोशिश करें तो कोरोना, और कोरोना के बाद में जो कि आगे की तरफ जा रही है कंटिन्यूअसली, जो आगे की तरफ अपनी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं उसके अंदर तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड प्रेशर की कंडीशन में अच्छी तरीके से, क्योंकि अपन को हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जिस पेशेंट को, तो अफेक्टेड ऑर्गन को चाहे तो वो किडनी हो, चाहे तो वो हार्ट हो, चाहे तो वो ब्रेन हो, अफेक्टेड ऑर्गन को ब्लड सप्लाई क्या होती है, कम होती है। और ब्लड सप्लाई कम होती है तो उस पेशेंट में एआरएफ सीआरएफ होने के चांसेस रहते हैं। मतलब एक छोटा सा इन्फेक्शन, मान लीजिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसी पेशेंट को हुआ है और अगर उसका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, उसका कंटिन्यूअसली बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो पेशेंट किस में लीड कर सकता है, किडनी फेलियर में लीड कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर किसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस पेशेंट को, उस अफेक्टेड ऑर्गन को क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। यहां पर आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार लाया है आप लोगों के लिए होली धमाका या फिर होली हंगामा, जिसके अंदर 21 से 28 मार्च तक नर्सिंग के सभी लाइव रिकॉर्डिंग कंसेप्टों के ऊपर रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे 90% तक के डिस्काउंट के साथ में, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। याद रखिएगा, आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको नौकरी चाहिए उसके अंदर उत्कर्ष परिवार हमेशा खड़ा हुआ है। और इस होली के पावन पर्व पे होली हंगामा लाया है 21 से 28 मार्च तक। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उत्कर्ष परिवार ला रहा है अगेन 90% तक का डिस्काउंट, संग में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो डोंट मिस द चांस बिफोर 28 मार्च। आपको ये अपना पसंदीदा कोर्स को परचेस करना और अपने कैरियर को सही दिशा में लेकर के जाना है। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कास्ट शो इन फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर। जो आपके सामने कास्ट में ये जो फोटोग्राफ दिया गया है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर डालना है आंसर, फटाफट से आंसर डाल दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल, ये आपके सामने जो कास्ट जो फोटो दे रखा है वो आपके सामने कुलेज फ्रैक्चर का है। यहां पर आप देख रहे हैं रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ है। और इस कंडीशन में ये आपसे अगर ये भी पूछा जाए, करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। अगर पूछा जाए ऑस्टियोपोरोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर, तो आपको बोलना है कुलेज फ्रैक्चर। क्या बोलना है? कुलेज फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन द ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस अगर पूछे जाएं तो एक ट्रिक में याद रखना है। यहां पर सबसे पहले मोस्ट कॉमन टाइप फ्रैक्चर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुलेज फ्रैक्चर। नेक्स्ट नंबर पे राउंडेड अपर बैक हम जिसे बोलते हैं डाउगर्स हम्प। क्या बोलेंगे इसे? डाउगर्स हम्प। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, अपडेट करना है आप लोगों को, डाउगर्स हम्प। नेक्स्ट नंबर पे ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है इंचेस ऑफ हाइट कम, मतलब अगर कोई व्यक्ति में बोले तो मोस्ट कॉमनली फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण से। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के ज्यादा मतलब ऑस्टियोपिनिया मतलब बोन्स के फ्रैगाइल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं जिनकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 3 इंच है, तो मीनोपॉज के आते आते इस कंडीशन में क्या होता है, उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है।
तो इंचेस ऑफ हाइट कम होना मतलब यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल स्पेस भी डाउन होगा और पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करेगा। तो इंचेस ऑफ हाइट भी क्या होती है पेशेंट की, कम हो जाती है। इंचेस ऑफ हाइट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फाइनली अगर पूछा जाए तो लोअर बैक पेन ज्यादा देखने को मिलेगा, लोअर बैक पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपको बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस के साइन सिम्टम्स आपको याद रखने। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोगों का रहेगा कुलेज फ्रैक्चर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं। हेलमिंच मैन्युअल एब्डोमिनल थ्रस्ट फॉर एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अटेम्प्ट टू, यहां पर पूछा गया है हेमलिंच मैन्युअल किसको परफॉर्म करेगा। फटाफट से आंसर देना है। कंसेप्ट आप लोग के सामने क्लियर है, आंसर्स में कंफ्यूजन मत लीजिएगा, जो पढ़ा है वो ही बताना है। हर बार नॉर्थ सेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है हेमलिंच मैन्युअल के अंदर क्या करते हैं। तो सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अपन क्या करते हैं, हेलमिंच मैन्युअल को परफॉर्म करते हैं ताकि फॉरेन पार्टिकल्स बाहर निकल जाए। हेमलिंच मैन्युअल के अंदर अपन रेजिडुअल वॉल्यूम को यूज करते हैं। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसके अंदर हेलमिंच मैन्युअल परफॉर्म किया जाता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अमाउंट होता है 1200 ml। और अगर बोला जाए कि रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम दैट कैन नॉट बी लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, ये किसी भी कीमत पे बाहर नहीं निकलता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसीजर मैन्युअल जिसके अंदर हेमलिंच मैन्युअल में रेजिडुअल वॉल्यूम के द्वारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अटक रहा हो वो बाहर निकल जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन लोग, यहां पर जो विक्टिम होता है उसको लीन फॉरवर्ड होने की सलाह देते हैं, मतलब आगे की तरफ झुके होने की सलाह देते हैं, लीन फॉरवर्ड होने की सलाह देते हैं। और फिर उसके बाद में हेल्थ को वर्कर या रेस्क्यूअर उसके बैक साइड में जाकर के और 5 कितने पूछा गया है, 5 मुक्के मारता है। कितने मुक्के मारता है, 5 मुक्के मारता है। मुक्का कहना ज्यादा बेटर नहीं रहता, इसलिए इसे बोला जाता है एब्डोमिनल थ्रस्ट। क्या मारता है, 5 मुक्के मारता है, जिसे बोलते हैं 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। कहां पर मारता है यह भी पूछा गया है, बेले बटन पॉइंट पे मारता है। कहां पर मारता है, बेले बटन पॉइंट पे मारता है। अब यह भी पूछा गया है बेले बटन पॉइंट कहां पर होता है, तो याद रखना बेले बटन पॉइंट जिफस्टर्नम और अम्बलाइकस के मध्य में, जिफस्टर्नम और अम्बलाइकस के मध्य का पॉइंट क्या होगा, बेले बटन पॉइंट होगा। वहां पे 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट रहेगा, पेशेंट लीन फॉरवर्ड रहेगा और ये कुछ ऐसा प्रोसीजर हेमलिंच मैन्युअल होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट आंसर फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग्स, इंड्यूस एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक, पुट प्रेशर ऑन द अपेक्स ऑफ द चेस्ट। तो करेक्ट आंसर बच्चों ए ही रहेगा। क्या रहेगा, ए ही रहेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टीथ बोन एंड अलाइनमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। बेसिक क्वेश्चन रखा गया है, आपका एग्जाम जस्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। तैयारी को डेली रखिएगा, त्योहार को पूरी तरीके से मनाएं, परिवार के संग में रहे। लेकिन अगर आपने 1 या 2 दिन भी 3 दिन भी पढ़ाई छोड़ दी तो यकीन मानिएगा आपका जो आने वाला 10-15 दिन के अंदर जो एग्जाम है वो आपको, जब आप दोबारा अपने पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको पूरी तरीके से गिरा देगा, आपको डर लगेगा। तो रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, 4-5 घंटे तो त्योहार के अंदर भी निकालें। याद रखना, हारा वही जिसने मान लिया और जीता वही जिसने ठान लिया। जो ठान चुका है कि मेरे को अब नौकरी लगना है तो उसके लिए जीत संभव है, और जो मान चुका है कि भैया मेरे बस की नहीं है वो मतलब डेफिनेटली क्या हो चुका है, हार चुका है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टीथ बोन एंड द लिगामेंट इज रिजल्ट ऑफ। देखो जिस प्रकार का क्वेश्चन, जैसा नाम वैसा काम, यहां पर क्या बोलेंगे, जैसा नाम वैसा काम। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट बोल रहा है तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मतलब ऑस्टियो मतलब क्या होगा, बोन, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन, और इनपरफेक्टा का मतलब परफेक्ट नहीं हुई, परफेक्ट नहीं हुई। हम तो इतना ही जान लो काफी है कि नहीं है। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द टीथ बोन एंड द अलाइनमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अगर बात करें एबनॉर्मल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वीकनेस में, और यहां पर आपको डिस्ट्रोफिन एंजाइम की कमी के, हार्मोन की कमी के कारण से क्या होता है, पेशेंट में मस्कुलर वीकनेस होती है। कॉन्जेनाइटल हिप डिसलोकेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात अगर बच्चे का हिप डिसलोकेटेड हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिप डिसलोकेशन,
हिप डिसलोकेशन का मतलब होता है फीमोरल हेड का एसिटाबुलम कैविटी से पार्शियल या कंप्लीटली रूप से बाहर आना, हिप डिसलोकेशन कहलाता है। और कॉन्जेनाइटी मतलब कॉन्जेनाइटल। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से साइन होते हैं। चलते हैं, मैं अपन फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्टोलेनिस साइन क्या रहेगा? ऑर्टोलेनिस साइन, बार्लो साइन, बार्लो साइन, एलिस गैलेजी साइन। मैं क्लासेस के अंदर कई बार इसको क्लियर कर चुका हूं। अभी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आप को अपडेट करना है कि ये क्या होते हैं। ट्रेडलेनबर्ग क्या होता है? ट्रेडलेनबर्ग आप लोगों को अपडेटेड रहना चाहिए। एबनॉर्मल मस्कुलर ग्लूटियल फोल्ड, एबनॉर्मल मस्कुलर ग्लूटियल फोल्ड। ग्लूटियल का मतलब न्यू जन्मजात बेबी के आपके ग्लूटियल मसल्स के ऊपर फोल्ड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी क्या होंगे आपके सामने? कॉन्जेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया के साइन होंगे। और यहां पर पूछा जाता है कि जब अगर कोई कॉन्जेनिटल हिप डिस्प्लेसिया का बच्चा होता है जो जन्मजात हिप डिस्प्लेसिया का है, उसके अंदर जन्म के तुरंत बाद में पैवलिक हार्नेस पहनाया जाता है। क्वेश्चन एम्स के अंदर यह पूछा गया पैवलिक हार्नेस कब पहनाया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से डालेंगे एज कब पहना जाएगा। मैं देखूंगा आप लोग के क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपके कमेंट सेक्शन में कि आपको एक्यूरेट आंसर पता है। दिल्ली एम्स के अंदर सन 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया पैवलिक हार्नेस कब पहनाया जाता है। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर भी डालना है और आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फिजिशियन ऑर्डर अ हेपेरिन इन्फ्यूजन टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद अ डीवीटी। बेसिक चीज रखी गई है भैया, डीवीटी है, डीप वेना थ्रोम्बोसिस है, और पेशेंट को क्या दे रहे हैं? हिपेरिन दे रहे हैं। लीजिए साहब, सबसे पहली बात तो ये कर ली, पेशेंट को हिपेरिन दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? पेशेंट को डीवीटी है। नर्स रिमेंबर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अवेलेबल। पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग आप लोग यहां पर उसके पास में रखेंगे। फटाफट से करेक्ट आंसर को पुट कर देंगे। क्या रहेगा करेक्ट आंसर बच्चों? फटाफट से आंसर को पुट करना है आप लोगों को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखिए बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करूं मैं यहां पे, सभी चीजों को एक बार में रिवाइज कर डालो यार। देखो वेन्स के डिसऑर्डर की बात करें, वेन्स के डिसऑर्डर क्या होते हैं सबको पता है, शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम पास में। सबसे पहले बात करें वेन्स के डिसऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको छूटते नाम याद आएगा फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। नेक्स्ट नंबर पे आएगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसका मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, थ्रोम्बस मतलब थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का एसोसिएशन विद इन्फ्लामेशन कहलाएगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट नंबर पे बोले फ्लेबोथ्रोम्बस, फ्लेबोथ्रोम्बस, फ्लेबोथ्रोम्बस का मतलब क्या होगा? इसको मैं लिख देता हूं। थ्रोम्बस का तो एसोसिएशन होगा लेकिन आइटिस नहीं दिख रहा है। थ्रोम्बस का एसोसिएशन होगा, कोई मना नहीं है, लेकिन इन्फ्लामेशन नहीं होगा, विदाउट इन्फ्लामेशन। और ये कंडीशन कहलाएगी आपके सामने, ये कंडीशन कहलाएगी आपका में फ्लेबोथ्रोम्बस। क्लियर बात? अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट नंबर पे, तो डीवीटी, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नाम में काम है। डीप, डीप मतलब गहराई में पाए जाने वाली, वेन, वेन का मतलब वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करके ला रही है ऑर्गन से हार्ट की तरफ, और थ्रोम्बस का मतलब थ्रोम्बस का हो गया है फॉर्मेशन। तो ये कंडीशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करती है। अब आपको ये समझना है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मेजर रिस्क फैक्टर क्या रहेगा। तो यहां पर आप लोग याद करें कि कोई पेशेंट है फ्रैक्चर का या इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, चलना फिरना उसके अंदर क्या हो गया है? इमोबिलाइज्ड, इमोबिलाइज्ड कोई पेशेंट है, चलना फिरना उसके लिए बाधा हो गया है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? वीनस स्टेसिस होगा बच्चों। क्या होगा? वेन्स के अंदर, वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू होगा, एक कीचड़ सा बन जाएगा। इस कीचड़ को मैं बोलता हूं वीनस स्टेसिस। और वीनस स्टेसिस को ट्रीट नहीं किया तो यहां पर कोगुलेशन होगा और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। और अगर ये वेन डीप में है तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। क्लासिकल साइन रहेगा इसका बच्चों, क्लासिकल साइन रहेगा इसका, क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें होमान साइन रहेगा। क्या रहेगा? होमान साइन रहेगा। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द लेग करने पे काल्फ मसल्स में पेन होना होमान साइन कहलाता है।
अगर मैं यहां पर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करूं, एज इट इज क्वेश्चन मिलने हैं, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करने की कोशिश करें, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन, नॉट प्रियोरिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन बात करने की कोशिश करें, सबसे पहले इसको पोजीशन प्रोवाइड करो। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, कोई भी वेन्स का डिसऑर्डर हो, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को अबव द लेवल ऑफ हार्ट रखना, ताकि ग्रेविटी के थ्रू वीनस रिटर्न प्रमोट हो सके, वीनस रिटर्न प्रमोट हो सके। तो कौन सी पोजीशन देंगे, लिखना है आप लोगों को, समझना है आप लोगों को, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को अबव द लेवल ऑफ हार्ट रखना है, अबव द लेवल ऑफ हार्ट रखना है, हार्ट के लेवल के ऊपर रखना है, टू प्रमोट द वीनस रिटर्न, टू प्रमोट द वीनस रिटर्न बाय ग्रेविटी, टू प्रमोट द वीनस रिटर्न बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू मिल जाए और वीनस रिटर्न प्रमोट हो, वीनस स्टेसिस रिलीव हो। सेकंड नंबर पे अभी इसकी बात करें तो यहां पर आप दोगे उसके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले जो थ्रोम्बस, बच्चों याद रखें, सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर पे, जो थ्रोम्बस बन चुका है इसके लिए आपको क्या देना है, तो तुरंत आएगा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। बच्चों क्या आएगा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, और इसका नाम भूलना नहीं है आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज, समझ रहे हैं। और यहां पर इसका एंटीडोट भी याद रखना है आप लोगों को, और वो होता है EACA, एप्सिलिन अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो सबसे पहले जो थ्रोम्बस बन चुके हैं उनको तोड़ना, लाइसिस करना जरूरी है, तो यहां पर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो, न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो। सेकंड नंबर पे जो क्लॉट है उसकी साइज में वृद्धि ना हो, ओवर साइज वृद्धि ना हो, इसके लिए आप क्या देंगे, आईवी हिपेरिन। क्या देंगे, आईवी हिपेरिन। याद रखेंगे ये एज इट इज ऑप्शंस आपके आईवी हिपेरिन से पूछे गए हैं, इसलिए बताया है कि सबसे पहले जो थ्रोम्बस था उसको डिसॉल्व किया और उसके बाद में नया थ्रोम्बस नहीं बने और जो थ्रोम्बस है उसके आकार में वृद्धि नहीं हो, इसके लिए आप लोगों ने आईवी हिपेरिन दिया। जब आप किसी पेशेंट को आईवी हिपेरिन दे रहे होते हैं तो याद रखना है आप लोगों को, आपके पास में होना चाहिए प्रोटामिन सल्फेट। क्या होना चाहिए, प्रोटामिन सल्फेट। समझ में आई बात। और प्रोटामिन सल्फेट जब किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं तो ब्लड स्टडीज की बात की जाए, कौन सी करनी है, याद रखना APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। समझ रहे हैं बात को। तीसरे नंबर पे आपको फिर आईवी को एक साथ तो डिसकंटिन्यू करेंगे नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग, ओरली क्या देंगे, ओरली आप लोग देंगे वारफेरिन। सीरीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार एग्जाम आता है, किसकी सीरीज, ये वाली सीरीज, बिल्कुल ये वाली सीरीज याद रखिएगा। संग में संजीवनी सीरीज भी याद रखिएगा, समझ में आई, संजीवनी सीरीज भी याद रखिएगा। संजीवनी बूटी की तरीके से टारगेट लेके चल रहे हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। तो यहाँ पर ओरली वारफेरिन आपको देनी है। और संग में यहाँ पर आप लोगों को जब किसी पेशेंट को ओरली दे रहे होते हैं तो ब्लड स्टडी कौन सी करवाते हैं, याद रखना प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जो आपको याद रखना हो कि अगर कोई पेशेंट वारफेरिन पे चल रहा होता है, कोई पेशेंट वारफेरिन पे चल रहा होता है तो उसको ग्रीन लीफ वेजिटेबल, क्या, ग्रीन लीफ वेजिटेबल देते हैं या नहीं देते हैं। फटाफट से आंसर क्लियर कर लीजिएगा माइंड के अंदर और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यदि कोई पेशेंट वारफेरिन पे चल रहा है, वारफेरिन ओरली दी जाती है और वारफेरिन पे चल रहा है, तो क्या उसको हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पाइनच, पालक देंगे या नहीं देंगे। तो वेजिटेबल्स आपको देनी है नहीं देनी है, तो याद रखना अवॉइड करनी है। क्या करनी है, अवॉइड करनी है, बिकॉज वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के, एंड विटामिन के आर एबडेंटली प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ वेजिटेबल। अगर आप किसी पेशेंट को एक तरफ तो वारफेरिन दे रहे हो और एक तरफ हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, पनीर खिला रहे हो, तो इसमें वो उसके एंटीडोट की तरफ वर्क करेगी, मतलब वारफेरिन अपना वर्क दिखा ही नहीं पाएगी। तो यहां पर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, याद रखें, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन है DIC, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी का क्लासिकल टेस्ट का नाम बताइए, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। अगर हम बोले कि डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी का मतलब होता क्या है, तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो 6 लाइन का बड़ा सा DIC लिखाओ, डायरेक्ट नीचे MCQ में जाकर के किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग देख लीजिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि DIC में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है।
एपिस्टैक्सिस हुआ, हेमेचूरिया हुआ, हेमोप्टाइसिस हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब ब्लीडिंग डीआईसी में देखने को मिलेगी। अगर मैं डीआईसी को शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आपको एक तरीका बताता हूं कि पुराने जमाने के अंदर राजा महाराजाओं की लड़ाइयां होती थी तो वो टुकड़ियों के अंदर अपनी सेना को बांट के रखते थे। और इसी प्रकार से आप मॉडर्न टाइम में भी इसी प्रकार से डिफेंस होता है कि आगे की तरफ सेना की टुकड़ी होती है, उसके पीछे बैकअप के लिए और होती है, फिर बैकअप के लिए और होती है, फिर बैकअप के लिए और होती है, ताकि सेना थोड़ी सी आश्वस्त रहे। अब यहां पर भी अपन के सामने सेना की टुकड़ी कमाल करने वाली है। जैसे ही जब अपने ऊपर आक्रमण होता है, मतलब बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है और इंजरी हुई तो वहां पर क्या होगा, कोगुलेशन फैक्टर आएंगे और कोगुलेट कर देंगे, मतलब सारे के सारे कोगुलेशन फैक्टर एक साथ आते हैं। अब इसके अंदर क्या है, टुकड़ियों में नहीं आए, यहां पर आने कैसे चाहिए थे, टुकड़ियों में। और इस कंडीशन में क्या एक साथ सारी की सारी सेना आई और लड़ गई बोले तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर आए और अपना काम करके दिखा दिया और क्लॉट बन गया। और सेम टाइम पे दूसरे हाथ में दूसरी साइड पे कहीं इंजरी हुई तो वहां पर डंबाधार है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां पर ब्लीडिंग होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं डीआईसी। मतलब एक बार के लिए सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं तैयार, दूसरे बाद में हो जाती है कमी। तो डीआईसी में क्या होती है, कमी होती है। और इसका टेस्ट का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटामिन सल्फेट टेस्ट। क्या है, प्रोटामिन सल्फेट टेस्ट। डायरेक्ट हिटलाइन है, याद रखिएगा। नई चीज हो तो उसको पकड़ के रखिएगा, कुछ चीज जानने को मिलेगी ही मिलेगी। डीआईसी के अंदर प्रोटामिन सल्फेट टेस्ट किया जाता है। यहां पर अब आप लोगों को लगता है कि लगभग चीजें यहां पर बता दी होगी मैंने, इसी को देख लेते हैं। यहां पर कुछ बच तो नहीं रहा। यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट तो आपको याद रखना है, जब किसी पेशेंट को MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है ना बच्चों, MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो यहां पर आप देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। समझ में आई बात। और MgSO4 की थेरापेटिक रेंज भी याद रखनी है, 4 to 7 mg/dl। और इसका टॉक्सिसिटी साइन 7 से ऊपर ही चलेगा। आपसे पूछे MgSO4 का अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी साइन, अरे ये कलेश जरूर आते हैं एग्जाम में, अर्लीस्ट बहुत आते हैं। तो अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी साइन आपको नी जर्क रिफ्लेक्स याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है, नी जर्क रिफ्लेक्स याद रखना है। नी जर्क रिफ्लेक्स आपको याद रखना है। डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स भी होगा, और अगर नी जर्क रिफ्लेक्स आ रहा है तो पहले नी जर्क रिफ्लेक्स कर लेना, माना यही गया है। और क्योंकि डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस अगर ये 7 से आगे बढ़कर के 10 mg/dl पे पहुंच जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स एब्सेंट। क्या, डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स एब्सेंट। अगर ये 14 mg/dl पे गई तो जाएगा पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और अगर ये 24 mg/dl पर गई तो ये जाएगा कार्डियक अरेस्ट ब्लू कोड। कौन सा कोड, ब्लू कोड। हर चीज को याद रखना है आप लोगों को। वारफेरिन के बारे में बता दिया है, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के, और यहां पर रखेंगे PTINR, हर चीज याद रखिएगा। प्रोटामिन सल्फेट टेस्ट होता है डीआईसी के लिए, प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट होता है हेपेरिन के लिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यहां पर पूछा गया है द क्लाइंट विद सीवियर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। देखो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर देना है बिना रुके बिना थके। और यहां पर आंसर देना है, खूब त्योहार बनाना है, बढ़िया परिवार के संग में मिलने का मौका मिला है, खुद अपने साथ में जो आपने कमिटमेंट किया उसको बनाए रखना है। 10 से 15 दिन में एग्जाम है, पढ़ाई छोड़ दी ना बच्चों, याद रखना, पढ़ाई छोड़ दी तो फिर उसके बाद में आप जब 3-4 दिन बाद में पढ़ने बैठोगे उस समय सबका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और क्योंकि एक्सेस प्रेशर आ रहा है, एम्स नॉर्सेट आपके सामने तैयार बैठा है, और अगर उसको क्रैक करना है तो तैयारी को मेंटेन करके रखें। मैं बोलूंगा त्योहार भी बनाओ, परिवार के संग में भी रहो, और 4 से 5 घंटे तो पढ़ाई जरूर करना। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, द क्लाइंट विद द रिस्क ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम इज रिस्क फॉर द डेवलपिंग। तो करेक्ट आंसर फटाफट से दे देंगे सभी प्यारे विद्यार्थी।
बिल्कुल आप लोगों ने अपने नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और दिया होगा और अच्छा आंसर दिया होगा। यहां पर कंसेप्ट की बात करने की कोशिश करें, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें, कंडीशन है हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम, और ये कंडीशन प्रेग्नेंट ग्रेविडेरम, ये कंडीशन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर देखने को कॉमनली नहीं देखने को मिलती है, पहले तो ये समझ लेना, समझ रहे हैं बात को। और ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है अर्ली और एक होता है आपके पास में सीवियर। अर्ली हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम, सीवियर हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम। होगा क्या, एससीजी का वैल्यूएशन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट में क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, लेकिन क्या होगा, डायरिया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी लेकिन डिहाइड्रेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। लेकिन बात करें अगर सीवियर की, किसकी बात करें, सीवियर की, तो यहां पर सीवियर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में एससीजी की वैल्यूएशन बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ने के कारण से वॉमिटिंग बिल्कुल होगी, और वॉमिटिंग के संग में यहां पर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। और डिहाइड्रेशन के कारण से पेशेंट एनोरेक्सिक होगा, पेशेंट खाएगा पिएगा कुछ नहीं, और एनोरेक्सिक के कारण से पेशेंट में स्टारवेशन होगा, और स्टारवेशन की कंडीशन में पेशेंट के अंदर कीटोन बॉडी मतलब फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट और प्रोटीन्स का क्या होगा बच्चों, ब्रेकडाउन होगा, और फैट और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के कारण से, समझिएगा बात को, फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन के कारण से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। कीटोन बॉडीज प्रकृति में अम्लीय होती हैं, क्या होती हैं प्रकृति में, मतलब केमिकल कंपोजिशन इनका एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इनका केमिकल कंपोजिशन, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्न में से और कीटोन बॉडीज का केमिकल कंपोजिशन नहीं है, तो याद रखना है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बिल्कुल नाम याद रखना है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड, ये क्या होते हैं, आपके एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस के कारण से, मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस के कारण से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, संग में डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीवियर हाइपर अमेसिस ग्रेविडेरम में क्या देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या रहेगा, क्या आपके सामने रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस विदाउट डिहाइड्रेशन कंडीशन होगा। अच्छा नॉर्मल अगर मैं बात करने की कोशिश करूं ना बच्चों, वॉमिटिंग की अगर मैं नॉर्मल बात करने की कोशिश करूं, तो वॉमिटिंग किसे कहते हैं, तो याद रखना गैस्ट्रिक कंटेंट का, गैस्ट्रिक कंटेंट का रिगरगिटेट होकर के, बेटा मैं बोल रहा हूं गैस्ट्रिक नॉट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक कंटेंट का रिगरगिटेट होकर के और माउथ के थ्रू बाहर निकलना, यह कहलाएगा वॉमिटिंग। गैस्ट्रिक कंटेंट में होता है HCl, अब HCl बाहर निकल जाएगा, बॉडी के अंदर HCl की कमी हो जाएगी, एसिड की कमी हो जाएगी, पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा, क्या होगा, पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस नहीं है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस विद द डिहाइड्रेशन कंडीशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। डिहाइड्रेशन भी होगा और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस भी होगा, तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे जरूरी सूचना, अगेन याद रखना, बार बार कह रहा हूं, भूल मत जाना, उत्कर्ष हंगामा, उत्कर्ष हंगामा के अंदर आपको लिए उत्कर्ष परिवार लाया है 21 से 28 मार्च तक 90% तक का डिस्काउंट और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, तो डोंट मिस द चांस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा गया व्हाट इज द मैन्युअर डेपिकेटेड इन द इमेजेस, जो यहां पर जो महिला है वो कौन सा मैन्युअर को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को, दिस इज कंडीशन एपिलेप्सी, नो सॉरी एपिस्टैक्सिस, क्या बोलेंगे इसे, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का मतलब नोज ब्लीड हो रही होगी महिला को, और इसको ट्रीट क्यों, नोज ब्लीड कॉमनली एक मोस्ट कॉमन साइट बोले, तो यहां पर आपको कीथल प्लेक्सस याद रखना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कीथल प्लेक्सस द मोस्ट कॉमन साइट, जहां पर कई प्रकार के आर्टरीज का समाकन होता है, उसे कीथल प्लेक्सस बोलते हैं, और वहां पे कंजेशन के कारण से पेशेंट में एपिस्टैक्सिस या फिर नोज ब्लीड होता है, और इसके अंदर पेशेंट को करा जाता है ट्रॉटर्स मेथड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रॉटर्स मेथड इज द करेक्ट आंसर। इसमें कर क्या रहे हैं, पेशेंट को सबसे पहले लीन फॉरवर्ड रखना है,
क्या रखना है, पेशेंट को लीन फॉरवर्ड रखना है, जिससे क्या कलेश होगा, अरे भाई कलेश नहीं होगा, इससे तो मामला बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे की तरफ करने से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एस्पिरेट नहीं होगा। तो यहां पर एस्पिरेट को प्रिवेंट करने के लिए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को लीन फॉरवर्ड रखना है, संग में नोज को पिंच करके रखना है। क्या करना है, संग में नोज को पिंच करके रखना है, ताकि प्रेशर पॉइंट के कारण से ब्लीडिंग ना हो पाए। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ट्रोटस मैन्यूअर होगा। अगर एप्लिस मैन्यूअर की बात करने की कोशिश करें तो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो की कंडीशन में, बीपीपीवी, बिनाइन प्रोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो की कंडीशन में पेशेंट को बोला जाता है अपने सर को इधर उधर घुमा करके जिस भी दिशा के अंदर वर्टिगो से शांति मिल रही है, चक्कर आने से शांति रख रही है, उस दिशा में बैठने, सर को रखने की सलाह दी जाती है। तो इसे बोलते हैं बिनाइन प्रोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। और ये एप्लीज मैन्यूअर होता है, एपिलेप्सी मैन्यूअर नहीं। एपिस्टेक्सिस में एक जगह एपिलेप्सी बोलने वाला था, वो यहीं से निकलने वाला था। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एप्लीज मैन्यूअर। अगर पूछे कि मैकगोवर्न टेक्निक क्या होती है तो याद रखना कोअनाल एट्रेसिया। क्या, कोअनाल एट्रेसिया, ये भी पूछा गया है बच्चों, याद रखें कोअनाल एट्रेसिया। तो कई बच्चे तो एनाल रीजन से संबंधित कर देते हैं इस आंसर को, तो याद रखें कोअनाल एट्रेसिया का मतलब होता है नेज़ोफेरिंक्स का ब्लॉक होना। पेशेंट रात को सोते समय सांस नहीं ले पाता है, एप्निक हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के मुंह के अंदर, बच्चे के मुंह के अंदर जो शहद की निप्पल होती है, उसका मतलब एक प्रकार से मुंह को ओपन करके रखना है ताकि मुंह खुला रहे, और अगर नेज़ोफेरिंक्स क्लोज हो जाए तो वो मुंह के द्वारा सांस ले पाए। तो कोअनाल एट्रेसिया के अंदर क्या करते हैं आप, मैकगोवर्न टेक्निक को यूज करते हैं। फाइनली अब इसके बारे में तो क्या बोलूं, वॉल्सल्वा मैन्यूअर। हमेशा याद रखना है वॉल्सल्वा मैन्यूअर क्या होता है। फॉरेन पार्टिकल्स को जब भी आप लोग बाहर निकालते हैं, उदाहरण के लिए मैं बात करूं राइस ट्यूब हुआ, क्या हुआ, राइस ट्यूब हुआ, या फिर अगर बात करने की कोशिश करूं चेस्ट ट्यूब हुआ, इनको जब भी आपको बाहर निकालना है, रिमूव करना है, एक्सट्यूबेट करना है, नॉट इंट्यूबेट, एक्सट्यूबेट करना है, बाहर निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पेशेंट को बोलना भाई गहरी सांस ले, बाहर निकाल। पहले गहरी सांस ली, फिर बाहर निकाली, फिर दूसरी सांस ली, फिर बाहर निकाली, लेकिन तीसरी सांस को बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरी सांस को अंदर लेकर के 5 सेकंड के लिए रोकने की सलाह देनी है। गहरी सांस लेकर के और रोकने के कारण से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, जिसके मस्कुलर जो अपन फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहा है, वहां पर मस्कुलर मसल मेम्ब्रेन्स जो है वो उस पर अटैच नहीं हो पाएगी और म्यूकोसल इंजरी नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली बोलूं तो वॉल्सल्वा मैन्यूअर के कारण से क्या होता है, म्यूकोसल इरिटेशन या म्यूकोसल इंजरी नहीं होती है और फॉरेन पार्टिकल्स आराम से बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में जब भी आप फॉरेन पार्टिकल्स को, उदाहरण के लिए राइस ट्यूब और चेस्ट ट्यूब को आपको बाहर निकालना हो, तो पेशेंट को वॉल्सल्वा मैन्यूअर के लिए आपको समझाना है। तो करेक्ट आंसर बच्चों अब क्या होगा, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छा आंसर दिया होगा डेफिनेटली बच्चों ने, ट्रॉटर्स मैन्यूअर ही होगा। यहां पर नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। फटाफट से आंसर को देंगे, केमिकल बर्न हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर को दे दीजिएगा सभी बच्चे, फटाफट से आंसर दें सभी बच्चे। केमिकल बर्न की कंडीशन है तो इस कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, कोई पेशेंट है बर्न और इसकी बात कर रहे हैं हम केयर, और केयर के अंदर हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर होती है किसके अंदर काउंटेबल, इमरजेंसी केयर, एक्यूट केयर, एक्यूट केयर, रिहेबिलिटेशन केयर। इमरजेंसी केयर की अपन बात करें तो इसमें होती है फर्स्ट प्री हॉस्पिटल केयर। क्या होती है, प्री हॉस्पिटल केयर। और प्री हॉस्पिटल केयर का मतलब बर्न साइट पे जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसे प्री हॉस्पिटल केयर, मतलब बर्न साइट से लेकर के हॉस्पिटल तक की पहुंचने की केयर प्री हॉस्पिटल केयर के अंदर आती है। यहां पर सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं रेस निमोनिक, रेस्क्यू द पेशेंट, एक्टिवेट द अलार्म, क्लोज द डोर एंड एक्सटिंग्विश द फायर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप लोग करते हैं, पेशेंट में क्या करते हैं आप लोग, जो भी टाइट क्लोथ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। टाइट क्लोथ को क्या करेंगे आप लोग, रिमूव करेंगे। जीन्स वीन्स हैं तो इनको हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर डीपली इंजरी होने के डीप चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे रिमूव करेंगे आप, कपड़ों को रिमूव करने के बाद में रिमूव ज्वेलरी, क्या करेंगे आप लोग, ज्वेलरीज को भी आप लोग रिमूव करेंगे क्योंकि वो भी गड़ जाता है, तो यहां पर आप लोग को रिमूव द ज्वेलरी करनी है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर आप कवर करेंगे, किससे, ब्लैंकेट से कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे, अगर कई बच्चों का कंसेप्ट हो कि कवर इसलिए करेंगे, मे बी पॉसिबल बच्चों को यहाँ पर के अपन उसके टाइट क्लोथ को रिमूव किया तो उसको कवर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है।
कंसेप्ट को समझिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए जो बर्न होता है, बर्न के कारण से स्किन की इंटीग्रिटी लॉस होती है, और बर्न के पेशेंट के अंदर स्किन की इंटीग्रिटी लॉस होने के कारण से हीट का लॉस 40% ज्यादा होता है, 40% टाइम ग्रेटर हीट लॉस, 40% ज्यादा होता है एवेपोरेशन के माध्यम से। माध्यम भी बता रहा हूं, मीडियम भी बता रहा हूं। तो बर्न के पेशेंट में हीट लॉस 40% ज्यादा होता है इवापोरेशन के माध्यम से। तो उस पेशेंट को तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, ब्लैंकेट से कवर करके रखना पड़ेगा, वरना पेशेंट बर्न को तो छोड़ो, पहले हाइपोथर्मिया में जाने लगेगा। फिर उसके बाद में अपन बात करने की कोशिश करें, कि कॉल करेंगे एम्बुलेंस को और पहुंचा देंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद में सब्सिक्वेंटली कई प्रकार की चीजें आती हैं, लेकिन इतने कंसेप्टों को समझने के बाद में आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया। बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रिमूव ऑल ड्रेसिंग, बिल्कुल कवर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। प्रोवाइड द काल्म एनवायरनमेंट, बिल्कुल काल्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी आपका यही लॉजिक लगेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी में भी हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। पर यहां पर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो केमिकल बर्न दे रखा था, और केमिकल बर्न की कंडीशन में केमिकल बर्न साइट के ऊपर फ्लशिंग करना है वाटर को, और वो भी कितने मिनट से 20 से 30 मिनट तक। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहीं पर चलते थे, मैं बता देता हूं। डॉग बाइट क्या बोलते हैं, रेबीज। रेबीज की कंडीशन बेसिकली मोस्ट कॉमन किसके कारण से, मोस्ट कॉमन तो बोलेंगे डॉग बाइट, मोस्ट कॉमन बोले तो डॉग बाइट। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा गया है बच्चों तो बोलेंगे मंकी बाइट, क्या मंकी बाइट। थर्ड मोस्ट बोले तो बोलेंगे कैट बाइट। ये आपको याद रखना है। आप बोलेंगे सर नॉर्थ सेट में से क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, अरे मैं बोलता हूं आए हैं, देखेंगे लास्ट 2 से साल के अंदर डॉग बाइट से अब वो स्नेक बाइट पे भी आए। स्नेक बाइट के अंदर उसने ये पूछने की कोशिश करी है विनोमस होगा नॉन विनोमस होगा। अगर नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका क्वेश्चन स्नेक बाइट पे सिर्फ ये होता है कि इस पेशेंट को अपन एंटी वेनम देते हैं। यहां पर नॉर्सेट ने वेनम और नॉन वेनमस, वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक बाइट को भी क्लियर पूछा है, और उसके अंदर एंटी वेनम से भी पहले पूछा है कि उसके अंदर एसिटिलकोलिन को डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एट्रोफिन और क्या क्या देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं जल्द लेकर के आऊंगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, सारे कवर करवाए जाएंगे। बाकी क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं कहां से आ जाए। ये तो पता है रेबीज की डोज कब से कब तक देते हैं, सब कुछ पता है, तो बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपको गाइडलाइन, रेबीज के जो डॉग बाइट होता है उसको कितने टाइम तक आपको वॉश करना है सोप और वाटर से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा सोप और वाटर से कितने टाइम के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 सेकंड, 50 सेकंड, तो याद रखना 15 मिनट तो करना ही करना है। 15 से 20 मिनट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार चैलेंज लेकर के आता है, और वहां पर अब आप लोगों को गड़बड़ नहीं करनी है। तो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कंटेंट को तैयार रखना है। अब चलते हैं बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया तो करेक्ट आंसर आप लोगों का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्लाइंट इज एडमिटेड। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है द क्लाइंट इज एडमिटेड विद द राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये आपका सामने हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। पेशेंट के अंदर राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। इट मींस क्या बोलेंगे, ये इस प्रकार से यहां पर कंजेशन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कारण तो ये होगा कि LSHF लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण से ही राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, हमेशा याद रखना। कैसे, अगर मैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का इटियोलॉजी कॉज को डिस्कस करने की कोशिश करूं तो एक बार उदाहरण के लिए मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस समझ लो। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, वॉल्व डज नॉट ओपन कंप्लीटली। टोटल वॉल्व इस प्रकार से ओपन होना चाहिए था, वॉल्व ओपन नहीं हुआ, इतना सा ओपन हुआ, इतना उतना नहीं बोलना है, डायरेक्ट ही आपको रेंज याद रखनी है। नॉर्मली आपको विट्रल वॉल्व का एज डायमीटर याद रखना है 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेकिन जब मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होता है तो एवरेज 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्या होता है, खुलता है, जिसके कारण से यहाँ पर कम मात्रा में ब्लड कहाँ से कहाँ, लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम के बीच, लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कम मात्रा में ब्लड आएगा, और कम मात्रा में ब्लड आएगा तो कार्डियक आउटपुट घटेगा, और कार्डियक आउटपुट घटने को ही क्या बोलते हैं अपन, हार्ट फेलियर बोलते हैं। कौन सा हार्ट है, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ। मतलब समझ में आई कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के कारण से प्रॉपरली ब्लड कहां पर निकल पाया, यहां पर आपके सामने लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाया, और जिसके कारण से यहां पर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ। अब
ये जो ब्लड था वो कहां पर इकट्ठा होता जा रहा है, ये इकट्ठा होता जा रहा है लेफ्ट एट्रियम हाइपरप्लेजिया कंडीशन हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ रहा है, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, पेशेंट को पीएनडी हो रहा है, पल्मोनरी पीएनडी मतलब प्रोक्सिमल नक्चुरल डिसिप्निया हो रहा है, क्लाइंट को सोते समय सफोकेशन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट फिर राइट साइड में बढ़ रहा है, इंफीरियर वेना का में प्रेशर बढ़ रहा है, हेपेटिक आर्टरी में प्रेशर बढ़ रहा है, लिवर में स्प्लीनोमेगाली हो रही है, हेपेटोमेगाली हो रही है, सेंट्रल सेरेब्रल एडिमा सब कुछ हो रहा है, मतलब बैक साइड में जा रहा है, बिल्कुल फीट में होगा, नेक में होगा। देखिए कंसेप्ट को समझिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर अगर पूछे हैं फीट में होगा, नेक में होगा, हैंड में होगा, लेकिन सैक्रम में नहीं होगा, सैक्रम में नहीं होगा। देखो एक चीज और यहां पर क्लासिकल एग्जांपल पूछा जाता है, बेटा याद रखना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपसे यह पूछा जाएगा जो एडीमा होती है फर्स्ट सीन कहां पर होती है बेटा, फर्स्ट सीन कहां पर होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एडीमा फर्स्ट सीन कहां पर होती है। तो याद रखना आप लोगों को यहां पे पेरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर होती है, उसके बाद में स्क्रोटम के अंदर होती है। तो आप पूछेंगे सोचेंगे कि क्यों सर, तो जहां पर स्किन लूज होती है, एडिमा सब जगह होती है, लेकिन जहां पर स्किन लूज होगी वहां पर आपको फ्लूइड इकट्ठा होते सबसे पहले दिखेगा। सबसे स्किन लूज कहां पर है आपके सामने, वो है आपका पेरी ऑर्बिटल कैविटी की जो स्किन है वो लूज है, और जो आपके स्क्रोटल सैक की जो है वहां पर भी लूज है। तो यहां पर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों ने जो करेक्ट आंसर दिया है बेसिकली सैक्रम ही होगा, समझ रहे हैं बात को। और फर्स्ट सीन यहां पर आपका होगा पेरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर, पेरी ऑर्बिटल रीजन में, और सेकंड नंबर पे स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटल सैक में, समझ रहे हैं बात को। ये सैक्रम है, स्क्रोटल सैक नहीं है, याद रखिएगा। तो करेक्ट भी आंसर एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट पूछा था, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कमाल करने वाला है। तो यहां पर पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बर्न इन द फर्स्ट 24 आवर। क्या बात है, क्या क्लासिकल क्वेश्चन है, पहले 24 घंटे में। अरे यार एक बात समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों, देखो बर्न का पेशेंट है ना, बर्न के कारण नहीं मरता, बर्न का पेशेंट है ना हाइपोवोलेमिया के कारण से मरता है। बर्न के पेशेंट में एक बात समझ लेना, हाइपोवोलेमिया होगा, और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में क्या होगा, मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन होगा। मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन होगा, मतलब सबके सब सिस्टमों को ले मरेगा ये हाइपोवोलेमिया कंडीशन। कैसे कैसे तो समझ लीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कमी होगी, जीएफआर घटेगी, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, इसे ही क्या बोलते हैं एआरएफ, एआरएफ कैन लीड टू द सीआरएफ। हाइपोवोलेमिया के कारण से पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर ब्लड सप्लाई घटेगी, जब ब्लड सप्लाई घटेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर इरोजन होगा, एचसीएल टच होगा, अल्सर होगा, अल्सर को क्या बोलेंगे, कर्लिंग अल्सर। क्या बात करते हो, कर्लिंग अल्सर बोलेंगे या कुशिंग अल्सर बोलेंगे। अरे सर कुशिंग अल्सर तो सर इंक्रीज्ड आईसीपी में होता है, हमको अच्छी तरीके से पता है। तो कुशिंग अल्सर किस में देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड आईसीपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुशिंग ट्रायड फीचर किस में देखने को मिलेगा, कुशिंग ट्रायड फीचर किस में देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज्ड आईसीपी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर पूछे तो आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन। दीज आर द क्लासिकल ट्रायड फीचर ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी सच एज कुशिंग ट्रायड फीचर। तो यहां पर पेशेंट के अंदर कर्लिंग अल्सर होगा, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा। क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा, मतलब हार्ट अटैक होगा। अगर आप लोगों से पूछे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या अंतर होता है, हार्ट फेलियर का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, नहीं, इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी कंडीशन आर कॉल्ड हार्ट फेलियर, और हार्ट अटैक मतलब हार्ट पे अटैक हुआ, दिस इज कंडीशन आर कंसिडर एज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो दोनों में अंतर होता है, एक ही में समझिएगा। और ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो सीवीए होगा, सीवीए का मतलब सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट होगा। तो हर कंडीशन में क्या होगा आपके सामने, हर कंडीशन में क्या होगा आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट में मल्टी सिस्टम फंक्शन डिसफंक्शन होगा। अब यहां पर बात की जाए, अब यहां पर बात की जाए तो यहां पर जो चैलेंजिंग चीज है वो क्या है, रिससिटाइटेशन है। क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, रिससिटाइटेशन है। रिससिटाइटेशन का मतलब पता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, रिससिटाइटेशन फ्लूइड कौन सा होता है। तो मुझे बता दीजिएगा जरा कि बर्न के पेशेंट में रिससिटाइटेशन फ्लूइड कौन सा होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जरा।
तो यहां पर बेसिक चीज पूछे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्न के पेशेंट में रिसोसाइटेटिव फ्लूइड, आप सबका आंसर आएगा बच्चों, और वो होगा आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। याद रखना क्योंकि आपको पता है कि बर्न के पेशेंट में होता है बच्चों मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और रिंगर लैक्टेट के अंदर होता है लैक्टेट, और लैक्टेट के जो मेटाबॉलिज्म से बनता है बाइकार्बोनेट्स, और ये इसको ट्रीट करता है। तो इसका रिसोसाइटेटिव फ्लूइड कौन सा हो गया? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो गया। यहां पर पहले 24 घंटे के अंदर जो आप फ्लूइड चलाते हो वो पार्कलैंड फॉर्मूले के संग में चलाते हो, 24 घंटे के बाद में जो आप फ्लूइड चलाते हो वो ब्रुक के फॉर्मूले से चलाते हो। किसके फॉर्मूले से? ब्रुक के फॉर्मूले से चलाते हो। पहले 24 घंटे में 4.0 ml पर किलोग्राम TBSA के हिसाब से देंगे, और अगर बात करने की कोशिश करें ब्रुक के फॉर्मूले से 2.0 ml पर किलोग्राम TBSA के हिसाब से आप लोग देंगे। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को क्लियर कट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं, हर चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहां पर पूछा है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। अरे भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यार हाइपोवोलेमिया है यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हाइपोवोलेमिया है। तो डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए फ्लूइड ही बचा, और फ्लूइड ही आपको चढ़ाना है। कौन सा चढ़ाना है, किस माध्यम से चढ़ाना है, पहले कौन सा चढ़ाना है, और टाइम भी पूछा जाता है कि आपको टाइम फर्स्ट 24 आवर मानते किसे हैं। तो बर्न साइट पे जो इंजरी हुई है उसको ना मानकर, वो हॉस्पिटल पहुंचा है उनको ना मान करके बर्न साइट, मतलब अगर किसी पेशेंट को बर्न हुआ है दोपहर के 12 बजे और वो हॉस्पिटल पहुंचा है 3 बजे, तो आपको जो फर्स्ट 24 आवर में फ्लूइड चढ़ाना है पार्कलैंड फॉर्मूले के हिसाब से 4.0, तो वो 12 बजे के हिसाब से चढ़ाना है पहले 24 घंटे में। क्लियर बात समझ में आनी चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आंसर रहेगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को? अब अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी सूचना, उत्कर्ष परिवार हर त्योहार में, हर सुख दुख में आप लोग के साथ में अवेलेबल होता है, और यहां पर आपके साथ में खड़ा हुआ है उत्कर्ष परिवार होली हंगामा लेकर के 21 से 28 मार्च तक की यहां पर आपका इसमें टाइम पीरियड रखा गया है, और जिसके अंदर 90, देखो गौर से समझिएगा, 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। संघ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, मतलब सोने पर सुहागा। एक तो आपको सभी कोर्सेज, नर्सिंग के सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज आपको 90% के डिस्काउंट के साथ में मिल रहे हैं। संघ में 3 मंथ की वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा एड ऑन है। यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी आपको भारी डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अगर बात करें कौन कौन से कोर्सेज सर, तो याद रखेंगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर अवेलेबल ऑनली ऑन 2000 रुपीज के अंदर। TSSB नर्सिंग ऑफिसर बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर अवेलेबल ऑनली ऑन 2500 रुपीज के अंतर्गत। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर अवेलेबल ऑनली ऑन 3500 रुपीज में। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर से लाइव फ्रॉम बोले तो 5500 रुपीज के अंदर आपको अवेलेबल है। आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें तो नॉर्सेट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो अवेलेबल ओनली ऑन 1000 रुपीज, ओनली ऑन 1000 रुपीज। नेक्स्ट नंबर बात करें नॉर्सेट महापैक अवेलेबल है 6000 रुपीज में। नर्सिंग एंड राजस्थान CHO महापैक अवेलेबल है 4000 रुपीज के अंतर्गत। तो अब आप लोगों का जो भी आप लोगों को अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है। समझ में आई बात? सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार, गालों पर गुलाल, पानी की बौछार, सुख समृद्धि और सफलता का हार, मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विदा करता हूं। अगेन हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।